हेलो गाइस। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसको डिस्कस करेंगे। काफ़ी लोग मेरे से क्यूरी पूछ रहे थे कि इकोनॉमिक्स पर्टिकुलरली जीएस के लिए, पर्टिकुलरली मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी कैसे टैकल करना चाहिए, स्टार्ट कैसे करना चाहिए और फिर क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना होगा। तो उस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा मेरी जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ है उसका पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पा सकते हैं। और उसके अलावा कोई भी फर्दर क्यूरी हो तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कर सकते हैं। तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की जो पर्टिकुलरली मेरा हैंडल है तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी को लेके। तो सबसे पहले अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो वहीं से मैं डिस्कस करूंगा फर्दर, फिर प्रीलिम्स के लिए क्या करना है, मेंस के लिए क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, आपको कौन सी किताबें पढ़नी है, नोट्स कैसे बनाना है, फर्दर फिर आंसर राइटिंग कितनी करनी चाहिए इकोनॉमिक्स के लिए। और डिटेल में ये डेफिनेटली सारे सब्जेक्ट के लिए भी अप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले अगर इन केस अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, कि आपके लिए इकोनॉमिक्स एक बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है, आपने कल क्लास 10th में एक बार हल्की सी केवल इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, तो उस केस में डेफिनेटली आपको इकोनॉमिक्स का फ्लेवर समझ में आना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहला काम आप जो कर सकते हैं कि टोटल 11th और 12th में 4 एन है। 11th की 2 एन है, एक स्टैटिस्टिक्स पे है और एक इंडियन इकोनॉमी पे है। जो स्टैटिस्टिक्स पे है उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, और जो इंडियन इकोनॉमी पे है वो किताब आपको पढ़नी है। एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि इंडिया की जो इकोनॉमी है किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे कितनी कैसे डिपेंडेंट है, क्या क्या पॉलिसीज़ है एग्रीकल्चर को लेके। तो ये सब प्लानिंग कमीशन का रोल, तो ये सब जो इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है, एक हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क, वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद 12th में 2 एन हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स पे और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़नी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली पढ़नी है। लेकिन उसमें भी कुछ कुछ जगह कुछ ज़्यादा ही मैथमेटिकल वे में आपको समझाया गया है। तो अगर कुछ मैथमेटिक्स आपको ज़्यादा नहीं समझ में आ रही है तो डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, जीडीपी क्या है, ये सब चीज़ें आपको समझने में मिल जाएंगी। तो सबसे पहले ये दो काम आपको करना है कि क्लास 11th की जो इंडियन इकोनॉमी की जो बुक है और क्लास 12th की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, वो दोनों बुक्स आपको पढ़नी है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। उसके बाद मैंने क्या किया था, मेरा भी इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं था, इकोनॉमिक्स मेरे लिए भी एक नया सब्जेक्ट था। तो एक संजीव वर्मा की बुक आती है, वो हार्डली 200 से 300 पन्ने की होगी, और जो नया एडिशन है वो थोड़ा बल्कि सा हो गया, लेकिन जो पुराना एडिशन आपको मिल रहा है तो वो भी इफेक्टिव होगा। तो वो बुक में ऐसे प्रेजेंट किया गया है कि वो आप अगर इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपको बेसिक से समझाया गया है कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, किस कंटेक्स्ट में किस किस फैक्टर्स पे इन्फ्लेशन डिपेंड करता है, या फिर करेंसी किस फैक्टर में स्ट्रांग होती है, किस फैक्टर्स के चलते वीक होती है, फिस्कल डेफिसिट, गवर्नमेंट बजटिंग, आरबीआई का क्या रोल होता है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग कैसे करते हैं। तो आपको बेसिक से समझाया गया तो आपको समझ में भी आएगा, और साथ में सारे टॉपिक्स को कवर भी किया गया। तो वो एक ऐसी बुक है जो अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो भी समझ में आ जाएगा। बुक कुछ ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और टू द पॉइंट लिखी गई है, जो काम की चीज़ नहीं है वो नहीं दी गई है, और जो काम की चीज़ है बस केवल वही डाली गई है, और पूरा टॉपिक्स कवर्ड है, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे वो मेंस का हो। तो आप वो बुक संजीव वर्मा आप रेफर कर सकते हैं आफ्टर रीडिंग बोथ द एनसीईआरटीज। आपने अगर ये 3 किताब पढ़ ली है तो आप, मैं मान के चलता हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी डेवलप हो चुकी होगी, बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, स्टैटिक नॉलेज आपको समझ में आ गया होगा। आप अगर न्यूज़पेपर भी आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये 3 काम तो आपको सबसे पहले करना ही करना है। उस जब आप ये 3 काम कर रहे हैं तो उस समय आपको भूल जाना है कि प्रीलिम्स में कैसे यूज होगा, मेंस में कैसे यूज होगा। पहले आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है। उसके बाद काम आता है कि आपको अब प्रीलिम्स के लिए क्या करना है और मेंस के लिए क्या करना है। और उससे पहले कुछ मैं बुक लिस्ट आपको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी है या क्या क्या आपको इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ना है। उसके बाद मैं बताऊंगा प्रीलिम्स के लिए क्या करना है और मेंस के लिए क्या करना है। जो बुक लिस्ट है तो अब मैंने दोनों जो एनसीईआरटीज तो वो आपको बताई दी, और साथ में जो 4 किताबें मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, एक संजीव वर्मा की किताब है, एक रमेश सिंह की किताब आती है इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमी पे, और तीसरी किताब मृणाल की जो वीडियो लेक्चर्स है तो उसका एक पीडीएफ फॉर्मेट में भी प्रिंटेड फोटोस्टैट फॉर्म में आपको बुक मिल जाती है, और चौथी जो बुक है वो श्री राम की है। अब सब में प्रॉस और कॉन्स क्या है कि संजीव वर्मा वैसी बुक है ना, ज़्यादा मोटी है, जो काम की चीज़ है वही दी गई है, और आपको बेसिक से समझाया गया। तो अगर आपका बैकग्राउंड नहीं रहा है या फिर आप को नया सब्जेक्ट लग रहा है इकोनॉमिक्स, तो भी आपको समझ में आएगा, और सारा कुछ कवर किया गया है।
रमेश सिंह में क्या है कि कुछ कुछ चीज़ें जो शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको भी ज़्यादा इलेबोरेट वे में डिस्कस किया गया है, तो आपको छांटना होगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन रमेश सिंह भी एक अच्छी बुक है, मैंने रेफरेंस के तौर पे उस बुक को इस्तेमाल किया था। जहां तक मृणाल की बात है, तो अगर आप मृणाल के लेक्चर्स को रेफर कर रहे हो तो फिर वो जो बुक बुक तो नहीं है, इनफैक्ट प्रिंटेड फॉर्म में ही, फोटोस्टेट फॉर्म में मिलेगी, पीडीएफ फॉर्मेट में। तो तभी आप रेफर करो जब उसके लेक्चर्स को भी आप रेफर कर रहे हो। और चौथी जो बुक है श्री राम, उसमें कुछ ज़्यादा ही बल्कि है, काम की सारी चीज़ें हैं, लेकिन शायद अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली वो ऐसी बुक नहीं है जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। और दूसरी दिक्कत ये है कि काफ़ी बल्कि है, कुछ चीज़ें जो उतनी काम की भी नहीं है, ब्लू रिवॉल्यूशन पे ज़बरदस्ती 4-5 पन्ने दिए हों जो शायद एक पन्ने में भी काम हो जाएगा, तो हद से ज़्यादा दिया गया, तो आपको थोड़ा छांटना होगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो ये चारों बुक का फ्रेमवर्क रहा। मैंने जो रेफर की थी वो संजीव वर्मा और रमेश सिंह की थी। संजीव वर्मा मैं लाइन टू लाइन पढ़ा था, रमेश सिंह को मैंने रेफर किया था नोट्स बनाने के लिए। और कुछ जो प्रीलिम्स के एंगल से कुछ जो फैक्चुअल चीज़ें जो शायद संजीव वर्मा में नहीं है, वो शायद रमेश सिंह में कुछ कुछ चीज़ें मिल गई थी, तो उस पर्पज़ के लिए मैंने रेफ़र किया था। साथ में आपको न्यूज़पेपर तो डेली पढ़ना होगा, और एक मंथली मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए तो आप फॉलो ही करेंगे सारे सब्जेक्ट्स के लिए, तो इकोनॉमिक्स के लिए भी वो वैलिड है, आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ऑन ए डेली बेसिस और एक मंथली मैगजीन को फॉलो करेंगे। उसके अलावा आप किसी जीएस कोचिंग मटेरियल को भी रेफर कर सकते हैं जब आप नोट्स बना रहे हैं। मैंने विजन आईएएस के जो वैल्यू एडिशन मटेरियल है उसको रेफर किया था नोट्स बनाने के लिए। और उसके अलावा बजट, इकोनॉमिक सर्वे, योजना, कुरुक्षेत्र, नीति आयोग का जो 3 ईयर एक्शन प्लान है, तो उसको भी रेफर कर सकते हो आप। और बजट और इकोनॉमिक सर्वे को तो अच्छे से करना है। योजना, कुरुक्षेत्र और नीति आयोग को इस तरीके से रेफर करना है कि जब आप नोट्स बना रहे हो तो उससे कुछ कंटेंट आप डाल सकते हो। योजना, कुरुक्षेत्र और नीति आयोग को आपको लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है। अगर जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ पे आपको योजना मिल गई, और इंक्लूसिव ग्रोथ जीएस मेंस में भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है सिलेबस में, तो डेफिनेटली वहाँ से आप कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट्स, कुछ स्कीम्स या कुछ आइडियाज़ वहाँ से आप उठा सकते हो। तो रेफरेंस पर्पस के लिए आपको यूज़ करना है, सारी योजना आपको नहीं पढ़नी है। और योजना और कुरुक्षेत्र को कैसे डील करना है, कौन कौन सी योजना की कौन कौन से मंथ की आपके लिए यूजफुल है, उससे रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो में डील करूंगा। और इवन बजट और इकोनॉमिक सर्वे को भी कैसे डील करना है उसको भी मैं एक सेपरेट वीडियो में डील करूंगा। और नीति आयोग को भी आप रेफर कर सकते हैं जब आप नोट्स बना रहे हैं, रेफरेंस पर्पस के लिए यूज़ करना है। अब सेकंड एआरसी और नीति आयोग को कैसे यूज़ करना है उससे रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। तो अगर आपको थोड़ा डाउट हो रहा है कि सेकंड एआरसी या फिर नीति आयोग के 3 ईयर प्लान जो एक्शन एजेंडा है उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे रेफर करना है, तो डेफिनेटली आप वो मेरी वीडियो देख सकते हो। अब रही बात प्रीलिम्स और मेंस के एंगल से डिस्कस करते हैं। तो प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स का मैं मानता हूं कि 3 इंपॉर्टेंट पिलर होता है। एक आपका स्टैटिक नॉलेज, जैसे आपको जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेशन, बैंकिंग, गवर्नमेंट बजटिंग, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, करेंसी की सिचुएशन में वीक होती है, स्ट्रांग होती है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये सारे जो एरियाज है वो आपको क्लियर होने चाहिए। तो ये आपका स्टैटिक नॉलेज हो गया। और स्टैटिक नॉलेज पे भी बेस्ड सवाल आते हैं। अगर इकोनॉमिक्स में 15 सवाल आ रहे हैं तो 5 से 6 सवाल ऐसे होंगे जो आपके स्टैटिक नॉलेज पे बेस्ड होंगे, 5 से 6 सवाल होंगे जो आपके गवर्नमेंट स्कीम्स पे बेस्ड होंगे, तो गवर्नमेंट स्कीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 5 से 6 सवाल होंगे जो लास्ट 1 to 2 ईयर के करंट अफेयर्स पे बेस्ड होंगे। तो 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स होता है प्रीलिम्स के एंगल से। पहला हो गया जो आपका स्टैटिक नॉलेज हो गया, जो आप बेसिक बुक पढ़ोगे, जो आपकी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी उसके उस पर जो बेस्ड सवाल होंगे 5 से 6 सवाल होंगे। और 5 से 6 सवाल गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर होंगे, और 5 से 6 सवाल करंट अफेयर्स लास्ट 1 to 2 ईयर्स के करंट अफेयर्स पे बेस्ड होंगे। अब ये रफली ये रहता है, अब थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, मे बी 20 सवाल भी आ जाए, गवर्नमेंट स्कीम से 7-8 सवाल भी आ जाए इंस्टेड ऑफ 5 to 6 क्वेश्चंस, तो वो हो सकता है, इतना वेरिएशन हो सकता है। लेकिन आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा कि 3 पिलर है आपके, स्टैटिक नॉलेज जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, सेकंड इज गवर्नमेंट स्कीम्स, और थर्ड है आपका करंट अफेयर्स। तो जो आपका स्टैटिक नॉलेज है उसमें क्या करना है, जैसे आपने जो बेसिक एनसीईआरटी की रीडिंग की, संजीव वर्मा आपने पढ़ा, तो डेफिनेटली आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी वहाँ पे बन चुकी होगी। बस आपको अब करना क्या है प्रीलिम्स के एंगल से, कि उन चीज़ों को रिवाइज करना है। जैसे हर साल एक ना एक सवाल आता ही आता है कि इनमें से कौन सा स्टेप लिया जा सकता है फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए, ट्रेड डेफिसिट किस केस में बढ़ सकता है, किस केस में कम हो सकता है, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, आरबीआई की जो डिफरेंट मॉनेटरी पॉलिसी होती है, रेट्स जो होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो इन पे बेस्ड कंसेप्चुअल सवाल होते हैं। करेंसी किस सिचुएशन में वीक हो सकती है, किस सिचुएशन में स्ट्रांग होती है, तो उस पर सवाल होता है। पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सबसे रिलेटेड सवाल होता है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये सबसे रिलेटेड सवाल होता है। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, और साथ में जब आप प्रीलिम्स के लिए फोकस्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन चीज़ों को आपको रिवाइज करना होगा। जो सेकंड एस्पेक्ट हो गया गवर्नमेंट स्कीम्स,
तो गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड 5 या 6 सवाल हर साल होते हैं, मिनिमम 5 या 6 सवाल होंगे ही, और उसमें से 1-2 टफ हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम इजी सवाल होते हैं अगर आपने गवर्नमेंट स्कीम्स को डिटेल में अच्छे से कर लिया है। अब मैंने पीटी 365 से रिलेटेड सारे सेक्शन पे वीडियोस बनाई थी, इकोनॉमी से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पॉलिटी, सोशल इशूज से रिलेटेड, तो वो सब मैंने कवर किया था। केवल गवर्नमेंट स्कीम्स वाला जो बुकलेट मेरा छूट गया था उसको मैंने डिस्कस नहीं किया था, और उसको डिस्कस करना डेफिनेटली वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको मैंने डिस्कस इसलिए नहीं किया था क्योंकि अब उसको डिस्कस करने के लिए मेरे को कम से कम 10 वीडियो बनाने होंगे। अगर 1 घंटा भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो रफली 10 नहीं तो कम से कम 6 से 7 वीडियो बनाने होंगे, तो शायद मे बी उतना मेरे पास टाइम नहीं हो, या फिर मे बी हो सकता है कि मे बी क्या पर्टिकुलरली काफ़ी फैक्चुअल है, तो अगर मैं कल बता रहा हूँ आप जो पढ़ेंगे वो इफेक्टिवली एक ही बात होगी, कि वैसा नहीं है कि आपको कम टाइम में हो जाएगा, लेकिन कैसे पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ। तो डेफिनेटली काफ़ी लोग मेरे से डाउट भी पूछ रहे थे कि गवर्नमेंट स्कीम्स कैसे करनी है, या फिर अगर आप पीटी 365 रेफर कर रहे हो तो गवर्नमेंट स्कीम्स को कम टाइम में कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है कि जो आप बुकलेट आपको पीटी 365 की गवर्नमेंट स्कीम्स की मिल जाएगी। अगर आप पीटी 365 नहीं कर रहे हो, किसी दूसरे कोचिंग से भी कर रहे हो, अगर वो मटेरियल काफ़ी अच्छा लग रहा है आपको तो दैट इज ऑल्सो वेल एंड गुड, लेकिन आप जो भी रेफर कर रहे हो तो कोई भी पर्टिकुलर स्कीम है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। सेकेंड चीज जो आपको पता होना चाहिए कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। थर्ड चीज जो आपको पता होना चाहिए कि उनके बेनिफिशियरी कौन कौन से हैं। और फोर्थ चीज की कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट, फिगर, कोई इंपॉर्टेंट टिडबिट हो उस पर्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड तो वो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं बता रहा हूँ किसी स्कीम के बारे में, फसल बीमा योजना, तो फसल बीमा योजना किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, डेफिनेटली है कि फार्मर्स प्रीमियम देंगे और अगर कोई क्रॉप लॉस होता है तो उनको इंश्योरेंस अमाउंट दिया जाएगा, ये इसकी ऑब्जेक्टिव है। बेनिफिशियरी कौन है, तो यहाँ पे फार्मर्स है, लेकिन कुछ कुछ केस में क्या होता है कि केवल बीपीएल ही बेनिफिशियरी होते हैं, तो स्पेसिफिक बेनिफिशियरी भी होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे स्टैंड अप इंडिया स्कीम में जो स्पेसिफिक बेनिफिशियरी हैं वो एससी, एसटी और वुमेन ही है, ओबीसीज नहीं है, तो यूपीएससी आपको ट्रैप कर सकता है कि ओबीसीज भी हैं। तो मेन मिनिस्ट्री कौन सी है जो उस पर्टिकुलर स्कीम को इंप्लीमेंट कर रही है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उस पर्टिकुलर स्कीम का, तीसरा कि बेनिफिशियरी कौन है, और चौथा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर्स उस स्कीम से रिलेटेड हो, कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स हो जो एसोसिएटेड हो उस स्कीम से रिलेटेड, तो वो आपको पता होना चाहिए। और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप स्कीम है जैसे मनरेगा हो गया, तो ये सब के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। और उसके अलावा काफ़ी छोटी छोटी भी स्कीम्स होती है जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो, तो उसमें बस आपको पता होना चाहिए कि ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। क्योंकि कभी कभी होता है कि कभी वेरियस आईटी पोर्टल्स बना दिए जाते हैं, जैसे भारत की वीर पोर्टल है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा बनाया गया है। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, इतना ही पता होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अब यूपीएससी अगर पूछेगी भी, क्योंकि बहुत कम चांस है कि यूपीएससी इतना छोटा छोटा कोई पोर्टल के बारे में पूछे, अगर पूछ भी लिए तो आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क पता होगा कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब मिनिस्ट्री की नॉलेज काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि 2 से 3 सवाल हर साल होता है जो बस आपको यही चेक कर रहा होता है कि आपको ये पता है कि नहीं पता है कि ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो डेफिनेटली जब आप भी स्कीम्स कर रहे हो तो आप साथ में इंडिया ईयरबुक रेफर कर सकते हो, क्योंकि इंडिया ईयरबुक में भी स्कीम्स के बारे में दिया होता है मिनिस्ट्री वाइज। तो हर स्कीम है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इंडिया ईयरबुक देखोगे तो आपको मेन जो मकसद देखने का होगा कि ये मिनिस्ट्री है, इस मिनिस्ट्री के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है, ये पॉलिसी है, ये ऑर्गेनाइजेशन इस मिनिस्ट्री के अंडर है, इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मैंडेट ये है। तो आपको ऊपर ऊपर से जो भी आप इंडिया ईयरबुक देखोगे तो जो जो हेडिंग्स होंगी तो उस हेडिंग्स को देखना है और देखना है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और किस मिनिस्ट्री के अंडर है। तो इंडिया ईयरबुक को भी उसी तरह यूज करना है। तो वो काम अगर करोगे कि अगर आप पीटी 365 का गवर्नमेंट स्कीम्स का मैनुअल और इंडिया ईयरबुक को अगर अच्छे से रेफर कर लोगे तो गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसी का कोई सवाल नहीं छूटेगा। और मेन जो चीज़ है कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मैं बोलूँ, एक प्रोग्राम है आईपॉप करके, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। अब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है, तो यूपीएससी आपको ट्रैप करेगी कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा लॉन्च किया गया है, लेकिन नहीं, है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे फोकस किया जाता है और एक्सपोर्ट इज अंडर द डोमेन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो ऐसे यूपीएससी ट्रैप करती है। फॉर एग्जाम्पल जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है 2006 का, उसको इंप्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अब यूपीएससी ने लास्ट ईयर 2019 के एक क्वेश्चन में डाल दिया कि उसे इंप्लीमेंट करता है MOEFCC, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है। तो यूपीएससी ऐसे ही ट्रैप करती है आपको कि अच्छा ये स्कीम या ये पॉलिसी इस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च
की गई है, लेकिन एक्चुअली दूसरी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई होगी। तो आपको मिनिस्ट्री का नॉलेज एकदम क्लियर कट होना चाहिए। और जो तीसरा पिलर है वो करंट अफेयर्स। तो आपको लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स काफी अच्छे से करना है इकोनॉमिक्स का, और डेफिनेटली आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स का भी करना है, तो इकोनॉमिक्स का तो करना ही है। और ये एक डाउट होता है कि अब 1 साल का करंट अफेयर्स करना है कि 2 साल का करना है। तो लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स तो आपको डिटेल में करना है, लेकिन उससे 1 साल पहले जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वो आपको करना है। तो ये आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी रही। आपने ये 3 पिलर को अगर अच्छे से कर लिया तो डेफिनेटली आपको प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब रही बात मेंस में, तो मेंस में भी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे भी 3 इंपॉर्टेंट आपके पिलर होंगे। एक जो आपका पिलर होगा कि आपका नोट्स बनाना, दूसरा आपका जो इंपॉर्टेंट पिलर होगा कि आपको आंसर राइटिंग करनी है, और जो तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर होगा आपको करंट अफेयर्स रेफर करना है। तो इकोनॉमिक्स में जीएस पेपर 3 में जो सिलेबस में क्लियर कट लिखा हुआ है, तो टोटल मिला के 10 टॉपिक हैं। तो 5 से 6 टॉपिक जो हैं वो इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं, जैसे प्लानिंग है, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट मॉडल, और आधे टॉपिक्स जो हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पीडीएस, या फिर लैंड रिफॉर्म्स, या एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो ये सबसे रिलेटेड टॉपिक्स है। तो ये दोनों टॉपिक्स जो बुक जो पढ़नी है वो स्टैटिक नॉलेज के लिए तो आप संजीव वर्मा ही रेफर करोगे, और साथ में किसी कोचिंग मटेरियल के वैल्यू एडिशन नोट्स को रेफर कर सकते हो। मैंने विजन आईएएस को भी रेफर किया था। और जब आप नोट्स बना रहे हो तो योजना कुरुक्षेत्र और नीति आयोग के एक्शन एजेंडा को भी रेफर कर सकते हो। और इकोनॉमिक्स के एग्रीकल्चर पार्ट के लिए जब अगर आप द हिंदू तो आप रेफर कर रहे हो, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस भी रेफर कर सकते हो। उसमें एक अशोक गुलाटी का आर्टिकल आता है, आप डेली बेसिस पे नहीं पढ़ो, लेकिन जब नोट्स बना रहे हो तो उनके आर्टिकल्स को भी रेफर कर सकते हो, क्योंकि इरिगेशन से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, एमएसपी से रिलेटेड, पीडीएस से रिलेटेड उन्होंने काफ़ी आर्टिकल्स लिखे हैं। तो आपको ऐसे ही आप नेट पे सर्च करोगे तो मिल जाएंगे। जब भी आप नोट्स बना रहे हो पीडीएस के, एमएसपी के, तो डेफिनेटली उनके आर्टिकल्स को रेफर कर सकते हो। तो आपको फैक्ट, डेटा, स्कीम्स, ये सब सारी चीज़ें मिल जाएंगी, या फिर फर्दर क्या किया जा सकता है, तो ये सब आप रेफर कर सकते हो। और स्पेशली एग्रीकल्चर का जब आप नोट्स बना रहे हो तो एमएस स्वामीनाथन कमेटी और अशोक दलवाई कमेटी या रमेश चंद कमेटी, ये सब इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं, या नीति आयोग का जो 3 ईयर एक्शन एजेंडा है उनको भी रेफर करके आप थोड़ा नोट्स बना सकते हो। 1-2 रिकमेंडेशन ही डाल दोगे, डैट विल बी मोर देन इनफ। तो जो रेफर करना है वो तो मैंने बता दिया। अब उसके बाद जैसे आपने ये बुक पढ़ ली, संजीव वर्मा, अगर रेफर करने के लिए किसी कोचिंग मटेरियल या रमेश सिंह को रेफर कर लिया, तो एक बार पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि आपको सेल्फ मेड नोट्स बना रहे हैं सारे टॉपिक्स के, फ्रॉम इंक्लूसिव ग्रोथ टू ग्रोथ, डेवलपमेंट, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्लानिंग, इंडस्ट्री से रिलेटेड भी है, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी से रिलेटेड है भी एक टॉपिक है, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, और जितने एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनके आपको खुद के अपने नोट्स बनाने हैं। जो आप नोट्स में डालोगे वहीं से आपका फाइनली जब आप आंसर लिखोगे तो कंटेंट आएगा। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पिलर है वो आंसर राइटिंग है। तो या तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो या डेली बेसिस पर आंसर राइटिंग कर सकते हो। तो और साथ में आप प्रीवियस ईयर के जो यूपीएससी के क्वेश्चन है उनको भी आप आंसर कर सकते हो। तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप आंसर करो। और आप अगर 4 से 5 टेस्ट भी इकोनॉमिक्स का देते हो, 4 टेस्ट भी देते हो इकोनॉमिक्स का, डैट विल बी मोर देन इनफ। तो अगर 4 टेस्ट, डैट मीन्स 80 क्वेश्चंस भी आपने इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस किए हैं, डैट विल बी मोर देन इनफ, वो काफ़ी होगा। 80 भी मैं इनफैक्ट ज़्यादा बोल रहा हूँ। अगर 3 भी कर रहे हो, अगर होलिस्टिकली अच्छे से कर रहे हो, आप लिख रहे हो, गिवन टाइम में लिख रहे हो, फिर एनालाइज कर रहे हो, डैट विल बी मोर देन इनफ। आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स काफ़ी इंप्रूव हो चुकी होगी, स्पेशली इकोनॉमिक्स में, अगर इकोनॉमिक्स का आप 3 टेस्ट भी दे रहे हो तो ये आपके मेंस के एंगल से 3 पिलर हो गए। सबसे पहले आपको बेसिक बुक्स की रीडिंग करनी है, तो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ चुकी है। फिर आपको नोट्स बनाना है, फिर आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप तभी करो जब आपके नोट्स बन चुके हैं। उसके बाद क्या है कि आप करंट अफेयर्स भी आपको रेफर करना होगा। आप डेली न्यूज़पेपर रेफर कर रहे हो, मंथली मैगजीन भी रेफर करोगे, इकोनॉमिक सर्वे और बजट को भी पढ़ोगे, तो ये सब भी आपको करना होगा। और ये सबसे जो भी आपको फैक्ट्स मिल रहे हैं या फिर कुछ भी आपको नॉलेज मिल रहा है तो उसको आपको अपने नोट्स में अपडेट करना होगा। अब करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक स्टैंड अलोन क्वेश्चन भी आ सकता है और कुछ फॉर्डर मटेरियल भी मिल सकता है आपको स्टैटिक आंसर लिखने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, आपने कोई वर्ल्ड की इनइक्वलिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिला, तो वो जो रैंकिंग है उस चीज़ को आप अपने स्टैटिक नोट्स में डाल सकते हो। और इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड कोई भी सवाल आ सकता है, अगर आता है तो उसमें आप कोट कर सकते हो। तो यहाँ भी आप करंट अफेयर्स का यूज़ कर रहे होगे। तो ये काम आपको करना होगा। और जब भी आप न्यूज़पेपर में कुछ भी डेटा पढ़ रहे हो
ग्रोथ से रिलेटेड, जीडीपी ग्रोथ से रिलेटेड, इन्फ्लेशन से रिलेटेड, या फिर एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, या फिर कोर सेक्टर के ग्रोथ से रिलेटेड आईआईपी का डेटा। तो ये सब डेटा, या फिर इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड कुछ डेटा, या गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह, तो इसको जाके आपको जो आपका जो सेल्फ मेड स्टैटिक का नोट्स होगा उसमें जाके आपको अपडेट करना होगा। और उसके अलावा कुछ स्टैंड अलोन क्वेश्चन भी आ सकता है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। जैसे अब होता क्या है कि 8 से 10 सवाल आता है, तो उसमें 1 से 2 सवाल डायरेक्टली करंट अफेयर्स पे बेस्ड होता है। तो कुछ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे होंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड आपको 2 से 3 पन्ने का नोट्स भी बनाना होगा। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या चले हैं लास्ट 1 ईयर में। अब इंडिया ने आरसीईपी को ज्वाइन नहीं किया, तो एक फ्री ट्रेड रिजीम से रिलेटेड एक सवाल आ सकता है कि इंडिया ने आरसीईपी को क्यों नहीं ज्वाइन किया, करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। या फिर इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, तो आप कैसे कर सकते हैं इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, क्या डेटा है, क्यों हो रहा है, क्या किया जा सकता है। कोविड-19 से रिलेटेड इकोनॉमिक स्लो डाउन को लिंक करके एक सवाल आ सकता है, तो उसमें आपको वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के ने जो प्रोजेक्शन दी होगी उसको आपको कोट करना होगा। तो इस लाइंस में भी आपको प्रिपेयर करना होगा, करंट अफेयर्स से भी आपको अपडेट करते रहना होगा। तो ये रफली आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, प्रीलिम्स को कैसे टैकल करना है और मेंस को कैसे टैकल करना है। और इंटरव्यू के एस्पेक्ट से भी इकोनॉमिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इकोनॉमिक्स को आपको उस समय भी नहीं छोड़ना होगा इंटरव्यू के टाइम पे। तो स्पेशली आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक स्पेशल न्यूज़पेपर भी अगर आप रेफर कर रहे हो, मिंट कर रहे हो, या चाहे आप इकोनॉमिक टाइम्स कर रहे हो, तो डैट विल बी ऑल्सो बेनिफिशियल। तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, या मेरी स्ट्रैटेजी थी इकोनॉमिक्स को लेके। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।